हेलो गाइस, वेलकम टू केएनपी एनालिसिस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द इमरजेंसी प्रोविज़न, और इमरजेंसी प्रोविज़न को फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो देखने से पहले अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पे तो इमरजेंसी प्रोविज़न सारा आता है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ 5 क्वेश्चन दे रखे हैं इमरजेंसी प्रोविज़न पे। इस वीडियो को पॉज करिए और उन 5 क्वेश्चन को जाके कर लीजिए। अगर आप उन 5 क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर देते हैं, वीडियो को बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा, बिल्कुल मत देखिएगा। लेकिन अगर आप उन 5 क्वेश्चन में से कुछ गलती करते हैं तो ये वीडियो आपका देखना इसलिए बनता है ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ताकि फिर आप इमरजेंसी प्रोविजंस में कुछ गलती ना कर सको। ठीक है, तो आज हम इमरजेंसी प्रोविजन पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके लोकसभा प्रोविजन, इसके पार्लियामेंट प्रोविजन, इसके प्रेसिडेंट रूल, जो बाकी हम टर्म्स सुनते रहते हैं, इन सारे टर्म्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर इससे पहले आपने केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैं आपको दोनों बुक से यानी कि डीडी वासु और लक्ष्मीकांत, हम दोनों बुक से इसे डिस्कस करने वाले हैं। यहां तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा। तो शुरुआत करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन की। फिर वही वाली बात है कि भाई अगर केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि इस चैनल से आपको पढ़ाई में आपके में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे इमरजेंसी प्रोविजन। सबसे पहले आपको ये अखबार की कटिंग्स दिख रही होंगी, कुछ प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स नेशनल इमरजेंसी, और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 1971 की न्यूज है, 1975 की, सॉरी 1975 की न्यूज है। इंटरनल डिस्टर्बेंस लिखा हुआ है यहाँ पे। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, जेपी मुरारजी, आडवाणी, अशोक मेहता, वाजपेयी अरेस्टेड, सब 1975 की न्यूज है। अगर इमरजेंसी की बात करें तो हमारे जहन में दो चीजें आती हैं, एक नाम इंदिरा गांधी का नाम, दूसरा कांग्रेस का नाम। ठीक है, तो इसे देख लेंगे कि इंदिरा गांधी कांग्रेस ने इमरजेंसी कैसे लगाई, फिर उसके बाद क्या क्या अमेंडमेंट हुए, इस सारी चीज को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, अपने दोस्तों को पूरा शेयर कीजिएगा। भैया देखो, इमरजेंसी जो प्रोविजन है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा आर्टिकल है कि पूरे देश की स्थिति को चेंज कर देगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगा, है ना। तो इमरजेंसी प्रोविजन की खासियत है, यानी कि यहां से हमें एक फैक्ट मिल गया कि इमरजेंसी प्रोविजन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं होता है। सबसे पहला पॉइंट, इमरजेंसी प्रोविजन में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं होता। ठीक है, यहां तक चीजें समझ आ गई होंगी। अगर इसके बाद की हम बात करें कि इमरजेंसी होती क्या है, हम अब आप एक चीज समझिए, इमरजेंसी 3 ग्राउंड पे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की गई है। इमरजेंसी जो 3 ग्राउंड पे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की गई है वो इमरजेंसी है आपकी। मैं पहले आपको बता दूं, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन। अब आप बोलोगे मैं आपको एक और डिफरेंस बताऊंगा अभी, एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरी है आर्म्ड रिवेलियन, तीसरी है आर्म्ड रिवेलियन। ठीक है, आर्म्ड रिवेलियन, है ना। यार ये वीडियो ना कल मैंने बना ली थी, लेकिन पता है कल आवाज़ नहीं आई, आवाज़ के बाद ये वीडियो चली गई और फिर आज दोबारा से बनानी पड़ रही है। मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। बस ये है कि बनाएंगे, लेकिन पढ़ेंगे आराम से, मज़े से, शुरुआत से, चिंता मत करो, है ना। लेकिन अब ये है, ये 3 चीज़ें जिसे हम इमरजेंसी का नाम देते हैं। अगर हम कॉमन रूप में इमरजेंसी बोलें तो हमारे जहन में ये 3 चीज़ आती हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन ने इमरजेंसी को भी 3 हिस्से में बांटा, नेशनल इमरजेंसी, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अब बात करते हैं इमरजेंसी लगती क्यों है। देखो, इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, जब आपकी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिटिकल कंडीशन में आ जाए कि आप उसे हैंडल ना कर पाओ, केवल जब ही हैंडल कर सकते हो जब कुछ पावर ऐसी हैं जो किसी और के पास थी वो आपके पास आ जाए। ठीक है, क्योंकि बाइट से एक पॉलिटिकल थिंकर है, वो भी ये कहते हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है सबसे वीकर गवर्नमेंट होती है ना, क्योंकि इसमें डिवीजन ऑफ पावर्स होता है। बिल्कुल सही बात है और गलत भी बात है कि डिवीजन ऑफ पावर्स होना चाहिए, लेकिन मानते हैं फेडरल ऑफ गवर्नमेंट होती है। और हमारी इंडिया की तो क्वासी फेडरल गवर्नमेंट है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्वासी फेडरल गवर्नमेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी जब 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 इंडिया पे कोई दिक्कत आती है तो इंडिया जो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर से इंडिया यूनिटरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। अगर आप आर्टिकल नंबर 1 पे ध्यान दो तो आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 1 कहता है इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये हमारा सौदा है कि भाई हमने ये तेरा स्टेट मिला लिया। ठीक है, हमारी बात थी ये, तो ये बात चलती है, यहाँ से इमरजेंसी की बात चलती है, यानी कि जो भी फेडरल पावर्स थी वो यूनिटरी के पास चली जाती है। उसके बाद यूनिटरी कुछ भी फंक्शन कर सकती है, कुछ भी फैसले ले सकती है ना, यहाँ तक कि आपके फंडामेंटल राइट को भी खत्म कर सकती है। ठीक है, तो इमरजेंसी जो प्रोविजंस है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल नंबर 352 से आर्टिकल नंबर 360 तक दिए हुए हैं। ठीक है, हम सारे इससे डिस्कस कर लेंगे, आर्टिकल 352, 53, 54 जो भी चीज़ है उन्हें हम डिस्कस कर लेंगे। आप इनके चक्कर में मत पड़िएगा, जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम कर लेंगे। अच्छा, इमरजेंसी का जो मेन कंसेप्ट होता है वो यही होता है कि हम अपनी इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी और बचाएं। ठीक है,
अगर मैं इस इमरजेंसी प्रोविजन की बात करूं तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजन से लिया गया है। अगर कोई पूछे इमरजेंसी कहां से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 इमरजेंसी दी है अपने कागज पत्र में। एक वो कहता है ना कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन खुद 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखा गया, तो तुम्हारी क्या औकात है कि तुम उसे 10 दिन में पढ़ लो, है ना। तो वही चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक बार आर्टिकल पे नजर मार लेते हैं, बाकी आपको आर्टिकल समझ आते जाएंगे। आर्टिकल 352 क्या कहता है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। जब भी मैं इमरजेंसी बोलूं आपको नेशनल इमरजेंसी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो भी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, इसका दूसरा नाम होता है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, या तीसरा नाम होता है इसका स्टेट इमरजेंसी। बोलो यहां तक चीजें समझ नहीं आई कि नहीं आई, है ना। नेशनल इमरजेंसी जो लगाते हैं वो हम आर्टिकल 352 के थ्रू लगाते हैं। आर्टिकल 353 हमें ये बताता है कि इमरजेंसी लगाने के बाद क्या असल पड़ने वाला है, वो बताता है आर्टिकल 353 353। आर्टिकल 354 डिफाइंस व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ प्रोविजंस रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैल्यूज व्हाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन ऑपरेशन। यानी कि आपकी जो प्रोविजंस है उसके एप्लीकेशन से डिस्ट्रीब्यूशन पर वैल्यूज कैसे कैसे होने वाली हैं। आर्टिकल 355 बताता है कि ये यूनियन की यानी कि सेंटर की यानी कि भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हर एक स्टेट में देखे कि कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन ना हो या इंटरनल डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। आर्टिकल 356 क्या बोलता है कि अगर कहीं भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तो आप उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, उसे मशीनरी को एकदम दोबारा पावर में लाने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 357 क्या बोलता है कि अगर आपने 356 में इमरजेंसी लगा दी है तो जो 300 इमरजेंसी स्टेट की जो पावर है वो आपकी लेजिस्लेटिव पावर जो है वो आपके पार्लियामेंट के पास पहुंच जाएंगी, है ना। आर्टिकल 358 इंपोर्टेंट आर्टिकल है, पेपर में आता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि 358 जैसे आप नेशनल इमरजेंसी की प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करते हैं, आपका आर्टिकल नंबर 19 तुरंत सस्पेंड हो जाता है और जैसे ही इमरजेंसी हटती है आपका आर्टिकल 19 दोबारा रिन्यू हो जाता है। तो ये आर्टिकल 358 बोलता है। अगर मैं आपसे आर्टिकल 359 की बात करूं तो जो आर्टिकल 359 है वो ये बोलता है कि भाई सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय द पार्ट थर्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी। यानी कि आर्टिकल नंबर 19 को छोड़ के बाकी जो फंडामेंटल राइट जैसा प्रेसिडेंट चाहे ऐसे फंडामेंटल राइट को आपको सस्पेंड कर सकता है, जब चाहे उन्हें रिवोक कर सकता है, ठीक है, और जितने एरिया में चाहे वो कर सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 20-21 इसमें एक्सेप्शन में दिया हुआ है कि आप आर्टिकल 20-21 को सस्पेंड नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 9A जो है, आर्टिकल नंबर 359A जो है वो पंजाब के लिए स्पेशली लाया गया था लेकिन बाद में रिपील हो गया। और आर्टिकल 360 हम सबको पता ही है कि इसमें हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं। यहां तक मेरे हिसाब से अभी तक कोई डाउट नहीं होगा, अभी तक आपका कोई ऐसी इंपॉर्टेंट भी चीज नहीं आई जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि हम आगे सारी इमरजेंसी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से हंसते खेलते करते रहिएगा, क्योंकि बाहर हवा बहुत चल रही है और एक कुमार विश्वास की कविता है कि हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है मैं अपना काम करता हूं। तो सुनते रहिए नेशनल इमरजेंसी। चाइनीज अटैक, बात तो कर दो यार, चाइनीज अटैक ऑन बोथ फ्रंट्स, है ना। चाइना ने जब अटैक किया तो हमारे यहाँ लगी नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। अगर मैं आपसे नेशनल इमरजेंसी की बात करूं तो जो पहली नेशनल इमरजेंसी है वो हमारे यहाँ लगी थी 1962 में, ठीक है। हटी कब, 1968 में, हटी कब, 1968 में। अगर मैं दूसरी इमरजेंसी की बात करूं तो जो दूसरी इमरजेंसी लगी थी 1971 में, तीसरी इमरजेंसी लगी थी 1975 में। नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ सारी, है ना। और ये कब हटी, दोनों 1977 में। यहां तक मैं ठीक हूं, बताओ, है ना। डिस्कस करने वाले नेशनल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या प्रोविजंस आते हैं। 3 नेशनल इमरजेंसी के जो मेन प्रोविजन है, ये 3 ही प्रोविजन है, टोटली 3 है। ऑन द बेसिस ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। एक डिफरेंस समझ लीजिएगा, अगर मैं आपसे डिफरेंस की बात करूं तो ये जो एक्सटर्नल एग्रेशन है और बेसिस ऑफ वार है, यानी कि एक्सटर्नल एग्रेशन और बेसिस ऑफ वार, ये जो दोनों इमरजेंसी है इनका नाम दिया हुआ है एक्सटर्नल इमरजेंसी। इन दोनों का नाम क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसी, ठीक है। और ये जो है आपकी आर्म्ड रिबेलियन, इसका नाम दिया हुआ है आपका इंटरनल इमरजेंसी। इसका नाम क्या दिया हुआ है, इंटरनल इमरजेंसी। अगर आपसे कोई पूछे इंटरनल इमरजेंसी क्या है तो आप प्रेसिडेंट रूल टिक मत कर देना। जो इंटरनल इमरजेंसी होती है वो आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे होती है। और जो आपकी ये
एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है ये आपके एक्सटर्नल एग्रेशन और बेसिस ऑफ बार के बेसिस पे होती है। बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि चीजें नहीं हुई? ठीक है, इसके बाद हम ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन डिस्कस कर लेते हैं, है ना, यानी कि कौन कौन से ग्राउंड पे डिक्लेयर की जाती है। देखो भाई, मान लो बार, पहले तीनों में अंतर और एक बार अंतर और बता देता हूं मैं आपको। बार, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। बार का मतलब होता है जैसे कि रसिया और यूक्रेन, लेटेस्ट एग्जांपल है रसिया और यूक्रेन, रसिया और यूक्रेन। ठीक है, दोनों में क्या हुआ, रसिया ने पहले अपनी जो यूक्रेन की कैपिटल है उस पर हमला किया, यूक्रेन ने भी जवाबी कैपिटल में जवाबी हमले में अपनी सेना को बोल दिया कि जवाबी हमला करो, यहां तक कि लोगों से भी बोल दिया जवाबी हमला करो। यानी कि एक बंदूक इधर से गई, गोली इधर से गई, तो एक गोली इधर से आएगी। ठीक है, अगर दोनों तरफ से गोली चलेगी ना तो लाशें बिछ जाएंगी। लाशें, अगर लाशें बिछ रही है ना तो वो है आपका रसिया, वो है आपका बार। ठीक है, यानी कि बार डिक्लेयर हो चुका है। अब आप एक्सटर्नल एग्रेशन समझ लो। एक्सटर्नल एग्रेशन का क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब होता है कि जब तक शेर शांत बैठा है ना, बंदर घुड़की दिखाता है ना, जो हमारे साथ करता है। ठीक है, जो हमारे साथ चाइना करता है वो घुड़की दिखाता रहता है। यानी कि इंडिया अभी तक कोई भी स्पेशली अटैक नहीं करता है ना, लेकिन जब तक इंडिया अटैक नहीं करता और चाइना अटैक करता रहता है, जैसा कि जून 2020 में भी हुआ था, मई 2020 में भी हुआ था, उसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, यहां तक समझ आया नहीं आया? आर्म्ड रिबेलियन में आपको बता देता हूं आर्म्ड रिबेलियन क्या है। अगर आप मान लो जो किसान आंदोलन हुआ था वही हथियार बंद हो गए, वही लोग हथियार बंद होकर आ जाते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि हथियारबंद विद्रोह। आपको किसी चीज का विद्रोह करना शांति से, धरने से, प्रदर्शन से, जैसे करना करिए, लेकिन अगर आप हथियारबंद विद्रोह करते हैं तो वो आर्म्ड रिबेलियन की कैटेगरी में आता है। यहां तक आपको तीन चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको इसके ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन बता दूं। ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन का मतलब है कि इसे हम कब कब लगा सकते हैं। तो इसे देखो कैसे लगा सकते हैं, जैसे ही आपको लगे कि भाई बार होने वाला है, बार या तो शुरू हो गया या होने वाला है। एक्सटर्नल एग्रेशन या तो हो गया, जैसे मान लो चाइना ने अटैक कर दिया, आपको आशंका है कि भाई उसके सैनिक आ गए बॉर्डर पे, हो सकता है एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए। आर्म्ड रिबेलियन की आपको संभावना है कि हो जाए, है ना, या तो संभावना हो या हो गया हो, बस प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होना चाहिए, वो तुरंत आपकी नेशनल इमरजेंसी लगा देंगे। ठीक है, लगाएगा कौन नेशनल इमरजेंसी? पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट? नेशनल इमरजेंसी हमेशा प्रेसिडेंट ही लगाएंगे। ठीक है, आप कभी अगर मान लो फंसाने के लिए कह देता कि नेशनल इमरजेंसी इन्वोक्ड बाय पार्लियामेंट, आप तुरंत उसे टिक कर देते, हाँ नेशनल इमरजेंसी तो पार्लियामेंट लगाती है। गाइस, नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट लगाती नहीं है, नेशनल इमरजेंसी तो प्रेसिडेंट ही लगाते हैं। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट, कैबिनेट, पार्लियामेंट में जो कैबिनेट होती है, इसमें एक टर्म जो है इंक्लूड करने का, वो है हेडेड बाय पीएम। इस चीज को ध्यान रख लेना, हेडेड बाय पीएम। अगर प्राइम मिनिस्टर उस कैबिनेट को हेड करके और प्रेसिडेंट को रिटर्न में देते हैं, प्रेसिडेंट को रिटर्न में देते हैं, लिखित में देते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ आपसे बोल दूं ओरल देते हैं तो आप उसे तुरंत क्रॉस कर दीजिएगा, ओरल ही नहीं रिटर्न में देते हैं खाली, है ना, तो प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 352 के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 352 के अंतर्गत ये नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। आर्टिकल 352 के अंतर्गत ये नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। बोलो यहां तक कोई डाउट हुआ कि नहीं हुआ? आशंका के भी ऊपर इमरजेंसी लग सकती है, आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा या हो गया है ना। चलो उसके बाद बात करते हैं प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर द एक्चुअल एक्सलेंसी। हमने बात कर ली एक्सटर्नल इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी मैंने आपको बता दिया। आर्म्ड रिबेलियन, अब मैं आपको बताता हूं, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, है ना, तो उन्होंने इमरजेंसी किस आधार पर लगाई थी? उन्होंने बोली थी भाई मुझे लग रहा है कि कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया। इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब यह है कि भारत में कुछ ऐसे तत्व आ गए हैं जो भारत की अखंडता और इन चीजों को, भारत की संवैधानिक मौलिकता को एक परेशान कर सकते हैं। तो इंदिरा गांधी ने तुरंत रिकमेंड किया राष्ट्रपति जी को कि इमरजेंसी लगा दो। उसके बाद ही 44th अमेंडमेंट एक्ट से ये हुआ 1978 से कि पीएम विद कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन के बाद इमरजेंसी लगेगी। और उसके बाद ही इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के 44th अमेंडमेंट एक्ट से हटा के इसका नाम नया रख दिया गया आर्म्ड रिबेलियन। ध्यान रखो इंपोर्टेंट है, पेपर में आता है, किसी भी पेपर में आता है कि आर्म्ड रिबेलियन कब चेंज हुआ? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। किस चीज को हटा के रखा गया? इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के रखा गया। यहां तक चीजें समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, मुझे लगता है यहां तक चीजें समझ आ गई होंगी आपको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक चीज समझो, मान लो आप कोई हरकत कर दो, ठीक है, उसके बाद बोलो नहीं नहीं हमारे पिताजी या बाबा जी को वो हरकत नहीं पता पड़नी चाहिए, ठीक है, तो ऐसा हो पाएगा क्या? है ना, नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सरकारों ने इसे करने की कोशिश करी।
38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में उन्होंने क्या बोला कि जब भी हम नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे, 1975 इस चीज को ध्यान रखना है ना, इंदिरा गांधी, तो उन्होंने बोला जब भी हम इस इमरजेंसी को लगाएंगे तो ये जो इमरजेंसी है जुडिशियल पावर से बाहर रहेगी, यानी कि इस पर जुडिशियल जो रिव्यू है वो नहीं रहेगा, यू भी बना लो यार बीच में, है ना, जुडिशियल रिव्यूज पे नहीं रहेगा। लेकिन गाइस ऐसा थोड़े ना चलता है। इंडिया में एक चीज बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन सुपर है, जुडिशियल सुपर है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सुपर है। सर कॉन्स्टिट्यूशनली सुपर है ना हमेशा, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को पावर नहीं दी, ये आप चीज ध्यान रख लेना, है ना। तो अगर ऐसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का हाँ जो एससी है, वो जो एससी है सुप्रीम कोर्ट है, वो प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जरूर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाता जरूर है, ठीक है। तो वही चीज हो जाती है। तो इसके बाद फिर अगर जैसे जुडिशियल रिव्यू से हटाया गया तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये जोड़ा गया कि ये जुडिशियल रिव्यू से नहीं हटाया जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गलत मेलाफाइड बेसिस पे हुआ है, प्रेसिडेंट की एक मतलब कुछ अलग सोच थी, आपकी अलग सोच है, तो आप उस इमरजेंसी को हटा सकते हो, ये सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। लास्ट में आते आते इसमें हम जुडिशियल रिव्यू ही बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर ये ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड है ना, और इसके बाद अगर हम चलते हैं फिर पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इमरजेंसी के यहीं से बनते हैं गाइस, इस चीज को ध्यान रखेगा। अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से बने हैं अभी तक इमरजेंसी, पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन से। मैं आपको बता दूं पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन में क्या क्या होता है। आप एक चीज मान लो, प्रेसिडेंट ने आज बोला कि भाई आज इमरजेंसी लगा दो, कितनी तारीख है आज, 26 तारीख है, ठीक है, 26 फेब है ना, 26 फेब है आज। अगर 26 फरवरी को प्रेसिडेंट ने बोला भाई मुझे इमरजेंसी लगानी है, ठीक है, तो 26 फरवरी के एक महीने के अंदर, यानी कि 26 से 26 मार्च तक, है ना, 26 मार्च तक पार्लियामेंट को ये इमरजेंसी अप्रूव करनी पड़ेगी, पार्लियामेंट को ये इमरजेंसी अप्रूव करनी पड़ेगी विद स्पेशल मेजोरिटी, विद स्पेशल मेजोरिटी। अब आप मुझसे लड़ोगे कि भाई स्पेशल मेजोरिटी तो बताया नहीं, अब मैं लड़ोगे क्या, है ना, अब मैं आपको स्पेशल मेजोरिटी बता देता हूँ। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी समझ लो ध्यान से, पहले मैं आपको वैसे बता देता हूँ, हाफ यानी कि सिंपल मेजोरिटी हाफ प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये होती है आपकी क्या होती है ये स्पेशल मेजोरिटी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्पेशल मेजोरिटी, अभी उससे डिस्कस आ जाएंगे उस पर, स्पेशल मेजोरिटी को समझाने का। मान लो टोटल आपके एक लोकसभा में 300 मेंबर, ठीक है, मानना मत है नहीं 300, ठीक है। अब उसमें आप एक चीज समझ लो, यानी 150 मेंबर की तो कम से कम वोट होनी चाहिए आपको, और जो प्रेजेंट थे वहां पे उनकी 2/3 वोट होनी चाहिए। मान लो 300 में से जो वोट डाली वो डाली 270 लोगों ने, 270 लोगों ने, 270 का 2/3 कितना हुआ, 3 नंबर 270, 90 दूनी 180, है ना, यानी कि 180 लोग अगर आपको वोट देते हैं तो यानी 2/3 भी क्वालिफाई हो गया और 150 भी क्वालिफाई हो गए, तो आप सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर चीज मान लो ये तो 150 है, और मान लो उस दिन मेंबर ही आए कुल 90 मेंबर आए, कुल 90 मेंबर आए वोट डालने, अब आप बोलो कि 2/3 बोला भाई तुमने, तो 3 3 जा 90, 3 2 जा 60, ये कुल 60 हुए, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्पेशल मेजोरिटी से पास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम तो 150 चाहिए ही चाहिए। जब तक हमारे 150 कंप्लीट नहीं होते, जब तक स्पेशल मेजोरिटी नहीं मानी जाएगी, और उसके बाद 150 जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर जितने मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग थे उसका 2/3 हमें हिस्सा चाहिए, ठीक है। तो मैं ये बताता था पार्लियामेंट को एक महीने के अंदर में, जैसे मान लो प्रेसिडेंट ने आज इमरजेंसी प्रोक्लेम की, उसके एक महीने के अंदर पार्लियामेंट को स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप एक चीज समझ लो, देखो राज्यसभा तो है परमानेंट सेशन, राज्यसभा है परमानेंट सेशन, ठीक है, राज्यसभा तो कभी डिजोल्व होता नहीं, और जो लोकसभा है वो परमानेंट सेशन नहीं है, लोकसभा परमानेंट सेशन नहीं है। अब मान लो लोकसभा नहीं है सेशन में, तो क्या कंडीशन होगी भाई, फिर कंडीशन ये होगी, अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो कंडीशन ये होगी कि राज्यसभा तो एक महीने में उसे पास कर दे, राज्यसभा तो उसे एक महीने में पास कर ही दे प्रेसिडेंट के एक महीने बाद, लेकिन लोकसभा की जिस दिन फर्स्ट मीटिंग हो, लोकसभा की जिस दिन फर्स्ट मीटिंग हो उसके 30 दिन के अंदर, यानी कि एक महीने के अंदर लोकसभा उसे पास कर दे, ठीक है। अगर दोनों ने पास कर दिया इस कंडीशन पे, तो निश्चित रूप से ये बिल जो है, ये इमरजेंसी जो है वो पास हो जाएगी। अब आप बात करोगे अच्छा अब ये जो इमरजेंसी है कितने दिन के लिए पास होगी, तो गाइस ये इमरजेंसी 6 महीने के लिए पास होती है, एक बार में 6 मंथ्स के लिए पास होती है, ठीक है। अब बढ़ कितने साल तक सकती है ये इमरजेंसी, तो ये जो इमरजेंसी है ये कितने भी साल तक बढ़ सकती है, यानी कि इन्फिनिटी टाइम्स तक इमरजेंसी बढ़ सकती है। आपको बस हर 6 महीने में सेम प्रोसेस से
पास करना पड़ेगा। 6 महीने का मतलब आप ये मानोगे कि जिस दिन 6 महीने लास्ट होंगे कि आज प्रेसिडेंट ने दोबारा से इमरजेंसी प्रोक्लेम किया और उसके आपको दोबारा से 1 महीने के अंदर मतलब 6 महीने में हर में पास करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आई कि नहीं आई? अब 6 महीने वाला चीज समझ आ गया, इंडेफिनिट टाइम समझ आ गया, स्पेशल मेजोरिटी समझ आ गया। अब देखो भाई, जो चीज आई है दुनिया में जाएगी जरूर, इमरजेंसी आई है तो जाएगी जरूर, है ना। एक बार मतलब जैसे मोदी जी गए थे जापान, तो उन्हें वो लोन चाहिए था, है ना। तो मतलब उन्हें क्या चाहिए था, भारत को लोन चाहिए था। जब भारत से लोन लेने गए जापान, तो वहां पे वो दे गए एक गीता। ठीक है, अब एक गीता जब दे के आए, तो मान लो जब भी लोन ले ब्लड ट्रेन के लिए लोन लाए थे, ठीक है, अब गीता जब भी मान लो दे के आए, वो कागजों में बंद हो गई फाइल में। अब जब 50 साल बाद वो लोन खुलेगा, तो ना तो ये वाले बचे ना वो वाले बचे जिसने दिया। ठीक है, उसके बाद इनकी फाइल खोजी जाएगी कि भाई देखो क्या क्या दे गए थे मोदी जी, डॉक्यूमेंट क्या है, उसमें मिलेगी गीता। फिर कोई किसी पंडित से वो गीता पढ़वाई जाएगी, वो पढ़ेगा क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, जो आया वो, जो गया वो तुम्हारा था ही नहीं, है ना। तो सेम यही चीज है, जो आया वो जाएगा जरूर, यानी कि रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन होगा जरूर, यानी कि जो इमरजेंसी है वो हटेगी जरूर, और इमरजेंसी हटने का वो मेथड भी जरूर होगा कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं आपको बता देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेथड है इमरजेंसी हटने का। कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी हटने का ये मेथड है कि अगर आपकी लोकसभा, खाली लोकसभा, ध्यान रखना ओनली लोकसभा, यहाँ पे बात कर रहा हूँ ओनली लोकसभा, अगर सिंपल मेजोरिटी से, कैसी मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से बोल देती है कि भाई इस इमरजेंसी को हटा लो, इमरजेंसी के रिजोल्यूशन को हटाने को, रिजोल्यूशन को पास कर देती है, तो आपकी इमरजेंसी हट जाएगी। और ये जरूरी नहीं है कि जरूरी क्या, ये है ही नहीं इंपॉर्टेंट कि पार्लियामेंट से पास कराना पड़े आपको, वो पार्लियामेंट से पास नहीं कराना, खाली लोकसभा से पास कराना। और जैसे ही उसने लोकसभा ने बोल दिया इमरजेंसी हटी, तो इमरजेंसी हटी। अब मान लो लोकसभा सेशन में नहीं है, तो उसके 1/10 1/10 मेंबर जाके प्रेसिडेंट से बोल सकते हैं साहब स्पेशल सेशन बुला लो और हमें स्पेशल ये इमरजेंसी हटानी है, आप इमरजेंसी हटा दो। तो फिर उसके बाद स्पीकर का फैसला जो भी होगा सर्वसिल माथे होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, है ना। इस चीज का, नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट क्या। और मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले तो जो नेशनल इमरजेंसी है वो किसी भी पार्ट में, इंडिया के किसी भी पार्ट में, इंडिया के किसी भी पार्ट में, या होल इंडिया के लिए, या होल इंडिया के लिए कैसे भी लगाई जा सकती है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी भी, है ना, या तो इंडिया के पार्ट के लिए या होल इंडिया के लिए। ठीक है, अब इसके बाद फर्क देखो कहाँ कहाँ पड़ता है। जो इसका सबसे पहले फर्क पड़ता है वो पड़ता है इसके सेंटर स्टेट रिलेशन पे। मैं आपको बता दूं सेंटर स्टेट रिलेशन पे कैसे फर्क पड़ता है। मान लो जैसे इमरजेंसी लगती है, तो जो सेंटर है यानी कि हमारी यूनिटरी पावर है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, यानी कि सेंटर के पास बहुत सारी पावर है पहुंच जाती हैं, और सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो बेसिक चेंज में चला जाता है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, नेशनल इमरजेंसी में जो रिलेशन है सेंटर के, रिलेशन जो है सेंटर के वो सभी के साथ चेंज होते हैं, जबकि प्रेसिडेंट इमरजेंसी में, प्रेसिडेंट रूल में खाली उस स्टेट का रिलेशन सेंटर के साथ चेंज होता है। नेशनल इमरजेंसी में सभी स्टेट के रिलेशन चेंज होते हैं सेंटर के साथ। ई और लगा लो यार, पीछे क्यों रो रहे हो, है ना। अब इसके बाद हम बात कर ले एग्जीक्यूटिव पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो गैस जो भी सेंटर है ना, वो सारे स्टेट के एग्जीक्यूटिव काम करने लगता है एनी मैटर, इस चीज को ध्यान रख लेना, एनी मैटर। ठीक है, ये स्पेशली होता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को किसी भी मैटर पे। मैं आपको यहाँ एक और चीज बता दूं, जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो सस्पेंड नहीं होती, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड नहीं होती, इस चीज को ध्यान रख लेना। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगता है तो प्रेसिडेंट रूल में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सस्पेंड हो जाती है। मैं आपको डिफरेंस बताता चलता हूं, जब हम प्रेसिडेंट रूल डिस्कस करेंगे आराम से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके बाद लेजिस्लेटिव पावर में क्या होगा। तो लेजिस्लेटिव पावर में जो भी स्टेट सब्जेक्ट हैं, ठीक है, समझ लो ना, जो भी स्टेट सब्जेक्ट हैं उन पे पार्लियामेंट अपना लॉ बना सकती है, स्टेट सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट अपना लॉ बना सकती है, और वो लॉ प्रिवेल करेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर। ठीक है, अगर मान लो भाई पार्लियामेंट सेशन में नहीं है ना, तो जो भी प्रेसिडेंट है वो कोई भी ऑर्डर प्रोक्लेम कर सकते हैं, यानी कोई भी ऑर्डिनेंस प्रोक्लेम कर सकते हैं, और जब पार्लियामेंट दोबारा सेशन में आएगी तो उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट को पास करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनेंशियल पावर क्या होती है भाई, जितनी भी फाइनेंशियल पावर है वो अगर मान लो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका रेवेन्यू में, जैसा कि अब 41% प्लस डिफेंस वगैरह है, डिफेंस के लिए अलग से है, तो इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे प्रेसिडेंट चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट, कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे क्या दिया होगा,
पार्लियामेंट, तो आपको पार्लियामेंट जो है वो गलत टिक कर देना कि पार्लियामेंट नहीं करता, इस काम को कौन चेंज करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से बताओ कोई कंफ्यूजन अभी तक? मैं आपको लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली बता देता हूँ। स्टेट असेंबली तो मैंने आपको बता दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लोकसभा पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोकसभा की लाइफ है वो एक एक साल करके कितने भी टाइम बढ़ाई जा सकती है, यानी कि एक साल करके इन्फिनिटी टाइम बढ़ाई जा सकती है, बशर्ते जिस दिन इमरजेंसी हट जाए, यानी कि आज जैसे इमरजेंसी हट गई तो आज के 6 महीने बाद वो नहीं बढ़ाई जाएगी, आज के 6 महीने बाद वो नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक आप समझ गए। और इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर सेम वही स्टेट असेंबली के साथ भी सेम ही होता है ना। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट पे क्या फर्क पड़ता है। इंपॉर्टेंट चीज है, आर्टिकल नंबर 358, आर्टिकल नंबर 359 यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट का जो दो प्रोविजन है उन पर फर्क पड़ता है। फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। आर्टिकल नंबर 19 जो है, जैसे ही इमरजेंसी लगेगी वो फंडामेंटल राइट तुरंत सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अब इमरजेंसी लगी तो तुरंत आपका जो आर्टिकल नंबर 19 है वो सस्पेंड है ना, और जैसे इमरजेंसी हटेगी आपका तुरंत आर्टिकल नंबर 19 जो है वो रिवोक हो जाएगा, यानी कि उसका सस्पेंशन खत्म हो जाएगा। बोलो यहाँ तक चीज समझ आई? आर्टिकल 358 में खाली 358 जो है वो आर्टिकल नंबर 19 को कवर करता है, आर्टिकल नंबर 19 को कवर करता है एकमात्र। लेकिन जो आर्टिकल 359 है उसमें प्रेसिडेंट बोल सकता है आर्टिकल नंबर 20-21 को छोड़ के कि बाकी जो भी आर्टिकल हैं वो कितने टाइम के लिए आपके सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ सस्पेंड होंगे तो वो प्रेसिडेंट के ऊपर होता है, कब तक सस्पेंड देंगे। आर्टिकल 359 में सारी चीजें फिर प्रेसिडेंट के ऊपर चली जाती हैं। नेशनल इमरजेंसी की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें, हाँ देखो एक और चीज समझ लो कि ये जो आर्टिकल सस्पेंशन होता है, ये जो आर्टिकल सस्पेंशन होता है, फंडामेंटल राइट जो सस्पेंशन होता है आपका खाली नेशनल इमरजेंसी में होता है, जबकि प्रेसिडेंट रूल में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये चीज समझ आई कि नहीं आई? इसके बाद अगर हम बात कर लें तो फिर सस्पेंशन जो है वो कितने भी पीरियड तक रह सकते हैं। अच्छा, ये जो ऑर्डर है ये अप्रूवल के लिए, ये जो है अप्रूवल के लिए ईच ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखा जाना चाहिए। जो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आर्टिकल 20-21 को छोड़ के, तो वो जो छोड़े कब थे, वो छोड़े थे हमने 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। हमने बोला था कि इन आर्टिकल को आप सस्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आई कि नहीं आई? अब इसके बाद हम बात करें कि इमरजेंसी कब कब लगाई गई। मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1962 में, 71 में, 75 में लगाई गई थी। 1962 में क्यों लगाई गई थी? क्योंकि जब चाइना ने अटैक कर दिया था हम पे, उसके कारण लगाई गई थी। दूसरी 1971 में पाकिस्तान के अटैक के कारण लगाई गई थी, और तीसरी फिर इसी में लगा दी गई 1975 में, है ना। हटाई तीनों गई कब? 1977 में। मेरे हिसाब से आपको नेशनल इमरजेंसी फुल समझ में आ गई होगी। आर्टिकल नंबर 352 समझ आ गया होगा। नेशनल इमरजेंसी में आपको बहुत सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ बचा हो जो आपको नेशनल इमरजेंसी समझ नहीं आया, है ना। बताओ नेशनल इमरजेंसी समझ आया कि नहीं आया? अरे यार, अब मैं बीच में थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि देखो इस चैनल को ना ऐसे ना, एक जो लाल सा बटन आ रहा है आपके ऊपर, है ना, सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, आपका कुछ नहीं ज़्यादा, जो लाल लाल सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, मेरे पे आई नहीं था कुछ भी, आप पे जा नहीं था, तो आपका भी फायदा नहीं, मेरा भी फायदा नहीं। अगर तुम्हें लगता है मेरा फायदा हो जाएगा तो अभी तो कुछ फायदा है नहीं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को शेयर जरूर करो। हाँ, वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, बाकी जो आपको करना है करते रहो, क्योंकि अब हम चलने वाले हैं प्रेसिडेंट रूल पे। ठीक है, आप एक चीज मान लो, आपके परिवार में थोड़ा सा झगड़ा हो गया, ठीक है, और उस झगड़े में मान लो आपके पिताजी में और आपके बाबा जी में झगड़ा हुआ। ये झगड़ा हुआ आपके पिताजी में और आपके बाबा जी में। ठीक है, पहले आपके घर में जो है बाबा जी ठीक थे कि चलती थी उनकी, है ना, लेकिन आपने कभी कार्ड देखे हैं जो कार्ड छपते हैं जिनके बाबा जी होते हैं, मतलब इस दुनिया में, तो उनके बाहर जो कार्ड का नाम लिखा जाता है उनके बाबा का नाम लिखा जाता है। ठीक है, उस चीज को मान लो, है ना। काम कौन करेगा? साले हलवाई बुक किसने किया? पिताजी ने, है ना। लड़का किसने फाइनल किया? पिताजी ने। काम साले पिताजी ने किए, नाम बाबा जी का छप रहा है। अच्छी बात है ये, है ना। लेकिन इसी अच्छी बात में एक चीज समझ लो, मान लो उनके पहले दिन हो जाए लड़ाई। ठीक है, पहले दिन हो जाए लड़ाई, और बाबा जो है उन्होंने अभी आपको पिताजी के नाम संपत्ति नहीं करी थी। ठीक है, अब वो क्या बोलेंगे तुरंत कि बेटा तुझे ना मिल रहा कुछ भी, तुझे ना मिल रहा कुछ भी, ठीक है, निकल यहाँ से, है ना। तब वो जो चीज, उनकी जो पावर है, वही पावर है प्रेसिडेंट के पास, है ना। क्या कहेंगे ये बाबा जी कि मेरे मतलब मेरा बेटा तो बिगड़ गया, इस टाइप से कुछ बोलेंगे, है ना। तो वही पावर है प्रेसिडेंट के पास। जब भी प्रेसिडेंट को लगता है
कि भाई ये स्टेट तो बिगड़ गया, यानी कि इस स्टेट की तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो गई, तुरंत प्रेसिडेंट साहब आते हैं, बोलते हैं कि अब मेरा रूल चलेगा, अब तुम निकलो यहाँ से, है ना, और तुरंत वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड कर देते हैं। मैं आपको इसमें एक कंडीशन है कि जुडिशियल रिव्यू वो सब चीज़ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर कौन से में प्रेसिडेंट रूल जो लगता है वो आर्टिकल नंबर 356 के अकॉर्डिंग लगता है, लेकिन आर्टिकल 355 का जैसा कि काम होता है कि यूनियन का काम होता है, सेंटर का काम होता है कि वो स्टेट को देखे, स्टेट में कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन ना हो, है ना। और आर्टिकल 365 का काम ये होता है कि जब भी स्टेट को लगे, प्रेसिडेंट को लगे, गवर्नर को लगे कि भैया स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी फेल हो गई है, तो वो आर्टिकल 365 में ये दिया हुआ है, ठीक है। और उसके आधार पर आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है ना। प्रेसिडेंट रूल का दूसरा नाम होता है स्टेट इमरजेंसी, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ये सारे जो है प्रेसिडेंट रूल के नाम होते हैं। पॉपुलरली इसे हम प्रेसिडेंट रूल के ही नाम से बोलते हैं, ठीक है। सेटिस्फाइड किस पे होता है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ऐसा ऐसा हो गया तो वो इसमें ये प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद की बात करें हम 365 अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है तो 365 के अकॉर्डिंग, और अगर उस पर एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन कुछ हो रहा है तो वो 355 के अंतर्गत। लेकिन जो प्रेसिडेंट रूल लगेगा, एक चीज समझ लो, 355 ये रहा, 365 ये रहा, है ना, और जो प्रेसिडेंट रूल लग गया वो लग गया 356 में, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ आई कि नहीं आई। अब बात कर लेते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन की। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन तो आप रट लो, पेपर में आती ही आती है। मैं आपको बता दूं पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन में क्या क्या होता है। यार आज ना मेरा चेहरा पीला पीला नहीं होता, डेली पीला पीला हो जाता है, ये लाइट आती है, ठीक है। मैं बता दूं आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन में क्या होता है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन में ये जो जैसे प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाएंगे दोनों हाउसेस से पास होनी चाहिए। सेम कंडीशन नेशनल इमरजेंसी वाली कि भाई अगर मान लो अच्छा इसमें सेम नहीं है, इसमें 2 मंथ का टाइम दिया हुआ है, 2 मंथ का या 2 महीने में आपको पास करानी है, ठीक है, 2 महीने में पास करानी है। अगर मान लो उसमें कितना टाइम था, उसमें 1 मंथ का टाइम था, ठीक है, इस चीज को ध्यान रख लेना, है ना। इसमें कितने का टाइम है, 2 महीने का टाइम है शुरुआत में पार्लियामेंट से। लेकिन अगर मान लो लोकसभा सेशन में नहीं है तो लोकसभा को अपनी फर्स्ट मीटिंग से 1 महीने के अंदर ही उसे पास करना पड़ेगा। ये चीज समझ आ गई, अंतर समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो ये जो इमरजेंसी है, ये जो प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है, ये मैक्सिमम चल सकता है 3 साल तक, मैक्सिमम चल सकता है 3 साल तक। लेकिन इसमें थोड़े से फिर बाद में चेंज हुए कि अगर प्रेसिडेंट रूल आप 1 साल से आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन तो जो उसकी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी वो ये होगी कि भाई अगर आप 1 साल से बढ़ा रहे हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोल दिया है कि जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि अब इलेक्शन कराना नामुमकिन है, ठीक है। और मतलब इलेक्शन हम स्टेट लेजिस्लेटिव का इलेक्शन नहीं करा सकते, इसीलिए हम ये इमरजेंसी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ आई कि नहीं। लेकिन अगर आप मान लो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर किसी भी पार्ट में इंडिया के नेशनल इमरजेंसी लग गई है ना, या लगने वाली है जैसा कि प्रेसिडेंट को लगता है, तो आप उस टेन्योर को 1 ईयर से ज्यादा बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन बोल दी कि भाई इलेक्शन हो सकते हैं और नेशनल इमरजेंसी है नहीं, तो आप उसे 1 साल से बढ़ा नहीं सकते ज्यादा, और मैक्सिमम जो है आप वो 3 साल कर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम जो है वो आप 3 साल कर सकते हो, ठीक है। और जो नेशनल इमरजेंसी आप उसे मैक्सिमम इनफाइनाइट टाइम तक कर सकते हो, ठीक है। हाँ, इसमें एक और चीज समझ लो, इसमें जो सारी पावर्स होती हैं वो सारी पावर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो सीधे सीधे सेंटर के पास चली जाती हैं, आपसे बिना पूछे, आपसे बिना कुछ, ठीक है। ये चीजें समझ आई कि नहीं आई। इसके बाद अगर जो प्रेसिडेंट का काम होता है वो ये होता है कि भाई वो सारे नेसेसरी स्टेप ले, यानी कि वो जो स्टेट है उसे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चला पाए, ठीक है। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू डिस्कस कर लेते हैं हम। अगर मैं इसमें स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू की बात करूं, मैं आपको बताऊंगा जुडिशियल रिव्यू अभी क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। वही 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में हट गया था कि प्रेसिडेंट की फुल फाइनल पावर है, लेकिन उसके बाद वही 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से लगाया गया है कि नहीं इसका जुडिशियल रिव्यू तो होगा। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, मजेदार किस्सा है, और ये किस्सा है गैज, मैं आपको सन भी बता देता हूँ, लालू यादव और उसका नीतीश कुमार का ये किस्सा है। और डीडी वासु में एक किस्सा दिया हुआ है, सन है इसकी 2005, ठीक है। 2005 में क्या हुआ, 2005 में ये हुआ कि जो नीतीश कुमार थे
उनको अपनी सरकार बनानी थी, ठीक है। लेकिन लालू यादव नहीं चाहते थे कि उनकी सरकार बने। गवर्नर ने बिना पहली मीटिंग के, यानी कि नीतीश कुमार अभी एक भी दिन सदन गए नहीं है, ठीक है, एक भी दिन सदन गए नहीं, अपनी विधानसभा गए नहीं, और उन्होंने पहले, गवर्नर ने उससे पहले ही उसमें बोल दिया कि भाई नहीं नहीं तुम सरकार नहीं बना पाते, और उसमें लगा दिया प्रेसिडेंट रूल। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट रूल जब लगाया तो हमारे जो राष्ट्रपति थे उस टाइम वो थे मॉस्को में। आजकल तो मॉस्को बड़ा फेमस है ना, तो वो थे मॉस्को में उस टाइम। और भाई उन्होंने रात के 12 बजे मॉस्को से साइन करके फाइल भेजी, है ना, कि चलो प्रेसिडेंट रूल आप लगा दो, ठीक है। इतनी क्या जल्दी थी प्रेसिडेंट रूल लगाने की? तो जल्दी ये थी कि जो लालू यादव की एक, क्या बोलूं सर, ग्रीड जो थी ना, वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी, है ना। वो चाहते थे कि नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री ना बने, ठीक है। तो इस वजह से ये, फिर उसके बाद ये मैटर आया कि जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसी जो बेकार हरकतें हैं वो किसी के भी कहने पे हुई, कैसे भी हुई, पॉलिटिकल एंगल नहीं देख रहा मैं, तो इसके आधार पर जुडिशियल रिव्यू लगाया गया। अब जुडिशियल रिव्यू में क्या कंडीशन रखी गई कि गवर्नर जो है, जुडिशियल रिव्यू में स्पेशली 3-4 कंडीशंस रखी गई हैं, अभी हम डिफरेंस कर लेंगे क्लियर। मैं आपको पहले जुडिशियल रिव्यू की 3-4 कंडीशंस बता देता हूं। जुडिशियल रिव्यू में ये कंडीशंस रखी गई कि अब जो गवर्नर है, मान लो कि अगर आपकी लोकसभा डिजॉल्व हो गई, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिजॉल्व हो गई, तो सबसे पहले तो ये देखा है कि भाई कोई कॉलिशन की गवर्नमेंट बना सकता है कि नहीं बना सकता, कॉलिशन की गवर्नमेंट बना सकता है नहीं बना सकता। मान लो कोई नया, किसी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो गवर्नर फिर ये देखेगा कोई कॉलिशन की गवर्नमेंट बना सकता है नहीं बना सकता, ठीक है। अगर मान लो आपका कोई भी, किसी मंत्री ने रिजाइन दे दिया, किसी मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया, तो ये जरूरी नहीं है कि इस पर आप प्रेसिडेंट रूल लगा सको, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी टर्म्स ऐड की गई इसमें। ये प्रॉपर टर्म थी, कुछ इम्प्रॉपर टर्म, यानी कि जिनके आधार पे जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकता। पहला, अगर आपका मान लो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेल एडमिनिस्ट्रेशन माना जाए, यानी कि उसमें बोल दो जी आप करप्शन हो रहा है बहुत ज्यादा, इसलिए प्रेसिडेंट रूल लगा दो, तो ये कोई आधार नहीं होगा कि आप उस पर प्रेसिडेंट रूल लगा दो, ठीक है। या गवर्नर जो है, अगर मान लो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात, कोशिश ही ना करे कि कोई कॉलिशन की गवर्नमेंट बन जाए, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, है ना, ये जो चीजें होती हैं ये होती हैं कि, या फिर मान लो लोकसभा में हार हो जाए, मान लो लोकसभा है, बीच में चुनाव आया और लोकसभा में पार्टी हार गई, तो आप बोलो कि इसका तो वजूद ही नहीं बचा, तो भी आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते, ठीक है। ये गवर्नर की एक जिम्मेदारी होती है कि वो ना लगाए। अगर मैं आपसे बात करना चाह रहा था इसमें, एक और चीज डिस्कस करना चाह रहा था इसमें प्रेसिडेंट रूल में, चलो मैं भूल गया, ध्यान आएगी तो बताऊंगा जरूर आपको, है ना। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर जुडिशियल रिव्यू से बियॉन्ड है ही नहीं। अब इसमें थोड़े से हम डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 352 में और आर्टिकल नंबर 356 में, ठीक है। अगर मैं आर्टिकल नंबर 352 की बात करूं, तो ये जो इमरजेंसी है आर्टिकल नंबर 352 के अंतर्गत, ये बाल कर लेने से, हम बाल नहीं है, बाल है ये, है ना, बाल, ठीक है। ये जो इमरजेंसी है इंडिया के किसी पार्ट में, इंडिया में कहीं भी लगाई जा सकती है ना। और जो स्टेट की प्रेसिडेंट रूल है, अच्छा, जो स्टेट का प्रेसिडेंट रूल है वो खाली स्टेट में ही लगाया जा सकता है ना। ये चीज आपको समझ आई कि नहीं आई? अब इसके बाद बात कर लेते हैं, ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन द स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी कि नेशनल इमरजेंसी में आपकी स्टेट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर काम करती रहेगी, हाँ, लेकिन आपको जो सेंटर है वो एनी मैटर वाला टर्म ध्यान रखना, जो सेंटर है वो आपको एनी मैटर पे डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन जैसे आपका प्रेसिडेंट रूल आएगा आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। हाँ, मैं ये बताने वाला था आपको कि ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होगी, मैं बताऊँ आपको कब डिसॉल्व होगी। ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो डिसॉल्व होगी ना, ये आपके, मान लो जैसे आज लगा प्रेसिडेंट रूल और इस दिन कोर्ट का जजमेंट आना है, तो इसके बीच में अगर डिसॉल्व भी हो गई है ना, तो इसके बाद पहली बात तो जब तक ये डिसॉल्व नहीं मानी, मतलब सस्पेंड नहीं मानी जाएगी, डिसॉल्व तो हो सकती है, सस्पेंड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और मान लो अगर आपने सस्पेंड कर दी, डिसॉल्व कर दी, और जो जुडिशियल रिव्यू उसने बोल दिया कि नहीं नहीं ऐसा ये गलत हुआ है, तो उसके बाद यही जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी यही दोबारा एक्शन में आ जाएगी, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? नेक्स्ट पॉइंट पे चल लेते हैं। अंडर नेशनल इमरजेंसी, मैंने आपको बता दिया, नेशनल इमरजेंसी में सेंटर के सभी स्टेट के साथ रिलेशन चेंज होते हैं, जबकि प्रेसिडेंट रूल में जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है खाली उस स्टेट के रिलेशन चेंज होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको बता दूं, नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट इफेक्ट होते हैं, जबकि प्रेसिडेंट रूल में कोई फंडामेंटल राइट इफेक्ट नहीं होता। अगर मैं आपसे नेशनल इमरजेंसी की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 358, आर्टिकल नंबर 359, आर्टिकल 358 जो वो आर्टिकल नंबर 19 के लिए, 359 जो है 20-21 को छोड़ के सब आर्टिकल के लिए, 20-21 जुडिशियल रिव्यू में आते हैं, ठीक है। सारे आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू में आते हैं। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो फिर आप समझ लीजिएगा, नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए फॉर इट्स रिवोकेशन है ये, है ना,
फॉर इट्स रिवोकेशन। हटाने के लिए आपको लोकसभा की अप्रूवल चाहिए, है ना, ये फाइल है। जबकि आपको प्रेसिडेंट रूल हटाने के लिए कोई भी लोकसभा की परमिशन नहीं चाहिए, पार्लियामेंट से कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, पार्लियामेंट से तो अप्रूवल दोनों में ही नहीं चाहिए। नेशनल इमरजेंसी में खाली लोकसभा से अप्रूवल चाहिए, खाली लोकसभा से अप्रूवल चाहिए, और प्रेसिडेंट रूल में तो अपने प्रेसिडेंट की मर्जी है, जो चाहेगा, भाई नाम ही प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल इसका नाम क्यों, क्योंकि बहुत सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाते हैं। प्रेसिडेंट जिससे चाहे अपने अधिकारी को जिससे चाहे बोल सकता है कि भाई स्टेट अब तुम चलाओ, ठीक है। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैंने अब कुछ छोड़ा है। अगर मैं इसके बाद आपसे फाइनेंशियल इमरजेंसी से पहले डिस्कस करूं, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, एक और चीज़ समझ लो, अब तक जो प्रेसिडेंट रूल है, अब तक जो प्रेसिडेंट रूल है वो लगभग इंडिया में 119 बार से ज़्यादा लग गया है 2015 तक, ठीक है। अब देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला था प्रेसिडेंट रूल को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि ये जो प्रेसिडेंट रूल है, जो नेशनल इमरजेंसी है, डेड लेटर है, डेड लेटर है ना, इसे यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन यार आप समझ लो 119 बार यूज हो रहा है, क्या बड़े मायने रखता होगा ये, ठीक है। तो एक के एन हनुमंतप्पा, एक पॉलिटिकल क्रिटिसाइजर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि भाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो इस दुनिया से चले गए, यानी कि मर गए, ठीक है, लेकिन ये जो डेड लेटर है ना, ये बहुत जिंदा है अभी, यानी कि डेड लेटर अभी भी जिंदा है ना। तो ये डेड लेटर अगर आपसे कोई पूछे किस प्रोविजन के लिए, तो इमरजेंसी प्रोविजन के लिए है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके बाद की हम बात कर लें कि नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की, फाइनेंशियल इमरजेंसी की। तो ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, आर्टिकल नंबर 356 के अंतर्गत लगाई जाती है। मेरे एक बार ना मेरी खुद की फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी, तो मैं तो बच गया उससे। पता है कैसे? मेरी ना पूजा वाली अलमारी में रखे थे, मेरी माता जी ने रखे थे उसमें 50 रुपये, ठीक है, भैया गरीब आदमी, इतने रुपये बहुत है ना, उसमें रखे थे 50 रुपये। एक बार मुझे चीज़ खानी थी, मतलब कुछ खाना था, मैं ना दिए मुझे, ठीक है, बहस बहस में मैं ले गया यहाँ से 50 रुपये निकाल के पूजा वाली अलमारी से। तो वो तो मेरी फाइनेंशियल इमरजेंसी बच गई, है ना। लेकिन आप मान लो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए तो क्या कंडीशन होगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने का मतलब क्या है, पहले फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने का मतलब यह है कि अगर आपकी इंडिया की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, या क्रेडिट ऑफ इंडिया, या इंडिया का जो डेप्रिसिएशन ऑफ रुपये, ये सारी चीज़ें अगर थोड़ी सी गड़बड़ा गई हैं, ठीक है, तो आप फाइनेंशियल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन कर सकते हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी की उद्घोषणा कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 356 किसने बताया, 360 है ये, है ना। आर्टिकल नंबर 360 के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर मैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता हूँ इससे आगे, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन समझ लो। फाइनेंशियल इमरजेंसी को निश्चित रूप से पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिएगा, लेकिन पार्लियामेंट्री अप्रूवल 2 महीने के अंदर चाहिएगा, जिस दिन लग जाए, है ना। आप इसमें एक चीज समझ लो, वही सेम लोकसभा वो वाली बात सेम है, ठीक है। 1 महीने तक अगर उसकी पहली मीटिंग है, तो देखो जो हमने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी वो आपको हर 6 महीने में पास करनी थी, नेशनल इमरजेंसी हर 6 महीने में, प्रेसिडेंट रूल आपको 1 साल में, और भाई ये तो इन्फाइनाइट टाइम के लग गई, है ना। इसे तो आपने एक बार लगा दी तो लग गई, जब तक आप हटाओगे नहीं, है ना। और हटाएगा कौन इसे? प्रेसिडेंट साहब हटा देंगे खुद से अपनी मर्जी से, सेम प्रेसिडेंट रूल की तरह, ठीक है। इसमें भी पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। इसके बाद की हम बात करें कि लोकसभा टेक प्लेस, वही 30 दिन वाली शर्त है। इफेक्ट क्या क्या होता है, इफेक्ट मैं आपको बता देता हूं। देखो पहली बात तो कोई लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड नहीं होती, डिजॉल्व नहीं होती। इसमें इफेक्ट ये होता है कि जो एक्सटेंशन होता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का यूनियन पे, वो बढ़ जाता है। अब जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ यूनियन है, वो स्टेट से किसी भी मामले पे बोल सकते हैं, किसी फाइनेंशियल मैटर पे, कि भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम मत करो, ठीक है। इसके बाद रिडक्शन ऑफ जो प्रेसिडेंट है, वो किसी भी सैलरी में रिडक्शन कर सकते हैं, यानी यहाँ तक कि वो हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट के जजेस की, इन लोगों की भी सैलरी में रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मनी बिल को कौन डिसाइड करता है? स्पीकर। मनी बिल को डिसाइड कौन करता है? स्पीकर, ठीक है। मनी बिल या फाइनेंशियल बिल अगर लेके आती है वो कौन? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो भाई प्रेसिडेंट के पास जरूर जाना रहेगा, उसे प्रेसिडेंट से अप्रूवल जरूर चाहिए रहेगी, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ आई कि नहीं आई? इसके बाद क्रिटिसिज्म बात कर लेते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन के क्रिटिसिज्म क्या है? देखो इमरजेंसी प्रोविजन के क्रिटिसिज्म असलियत में इमरजेंसी इसलिए लगाई गई थी क्योंकि इंडिया जो है उस टाइम बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट का सामना कर रहा था, ठीक है। तो हमारे मन में ये था कि इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोशल जो इंडिया का प्रियम्बल है ना, सोशलिस्टिक, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरेन कंट्री, ये सारी चीजें हमको बचानी है, यूनिटी इंटीग्रिटी बचानी है हमको इंडिया की। तो उस उद्देश्य से हमने लगाई थी नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी जो है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से होती है। इसके बाद क्या होता है, जो इसका फेडरल कैरेक्टर है इंडिया का, वो जो क्वासी फेडरल स्पेशली मैं बोलूंगा, वो यूनिटरी कैरेक्टर में चेंज हो जाता है, यानी कि फेडरल की पावर कुछ नहीं रहती है अपने पास, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें ये बोलते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो डिक्टेटर
आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, इसके बाद बोलते हैं कि जो डेमोक्रेटिक जो चीज़ है वो कॉन्स्टिट्यूशन की वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाती है। मेरे हिसाब से ये सारी कहने वाली बातें हैं। बस क्रिटिसिज्म आपको लिखना पड़ेगा अगर आपके पेपर में आएगा। तो हम यहाँ तक इमरजेंसी पूरा डिस्कस कर चुके हैं। गाइस, अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पर 5 क्वेश्चन की क्विज दे रखी है और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आप वो वाली क्विज आराम से कर पाओगे। ठीक है, थोड़ी सी चेंजेस है उस क्विज में, करिएगा, जुड़िएगा उस क्विज से। और यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ये बस आपसे यही लास्ट रिक्वेस्ट है। बाकी हमने जो इमरजेंसी है वो कितनी देर में कर लिया, इमरजेंसी जो आज हमने जल्दी कर लिया, 44 मिनट में इमरजेंसी कर ली है। ठीक है, तो मिलते हैं अब कल की वीडियो में। और लगभग हम सारे प्रोविजंस डिस्कस कर चुके हैं। आज स्पीड तेज रही थी मेरी, मैंने बताया ना आपको कि ये वीडियो कल हो गई थी। ठीक है, उसके बाद फिर पता है बीच में से आवाज़ गायब हो गई, है ना। जब आवाज़ गायब होगी तो उसके बाद दोबारा बनानी पड़ी है। मतलब मेरे अंदर से इच्छा नहीं थी, लेकिन मन करता है मेरा वीडियो बनाने का, बस एक शौक है तो वो चीज़ बनानी पड़ी, है ना। बाकी तो आप प्यार देते रहो, अपना मोहब्बत बरसा देना। ठीक है, सावन तो गया, आने वाला है, लेकिन शिवरात्रि आने वाली है बस, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।